बच्चों, आज हम फिर से दोबारा ऑनलाइन क्लास में लेकर के आए हैं जो कक्षा 9 एवं 11 का चैप्टर है। आप इससे पहले सेल के बारे में पढ़ चुके थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ चुके थे जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी वो पूछा जाता है। आप यहाँ पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप यहाँ से इंटर करके या जो कुछ भी एग्जाम देने जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा। शायद आप किसी भी प्रतियोगिता में आप देखे होंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी, कब हुई थी, इन सब के बारे में आप देखे होंगे और एग्जाम दिए होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ से पूछा जाता है। तो ये देखिए, हमने अगले वीडियो में ये बताया था कोशिका से महत्वपूर्ण बिंदु, कोशिका से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें थी जो छोटी छोटी बातें थी, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो आज हम फिर से कोशिका के बारे में बताकर लेने आए हैं। देखिए यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक कोशिका क्या होती है ये तो आप सभी जानते ही हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हमें बताना है। फिर उसके बाद ये है संरचना एवं संगठन के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। और संरचना एवं संगठन के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका जिसको हम इंग्लिश में एनिमल सेल कहते हैं, पादप कोशिका जिसको हम इंग्लिश में प्लांट सेल कहते हैं। फिर उसके बाद हम ये बताएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पर रफ करना चाहते हैं। इसके पहले इस अंतर को समझने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है, नहीं तो आपको ये अंतर नहीं समझ में आएगा। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में हम थोड़ा बताने जा रहे हैं। आप इसको समझेंगे तब आगे चल के आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो हमारे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम उस दिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताए थे, तो कुछ पॉइंट छूट गया था। जैसे अगर आ जाए कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिकांग जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को, जैसे मान लीजिए कोशिका है, इस कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो ये कोशिकांग जो होता है, कुछ कोशिकांग का नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या है, ये कोशिकांग है। लाइसोसोम ये कोशिकांग है। तो यहाँ पर हमने बताया कोशिका के अंदर, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इसके अंदर जो संरचनाएं मिलती हो उसको हम कोशिकांग कहते हैं। अंग्रेजी में से ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे क्या है, कोशिकांग हैं। और वहां पर एक चीजें और देखिए, यहाँ राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इसकी संरचना दानेदार के समान होती है, जैसे ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, छोटे छोटे से कण टाइप का, उसी तरीके से राइबोसोम होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का होता है और एक 80S प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे ये यस का मतलब क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं कि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग, इनके नाम पर इस यस का मतलब राइबोसोम की यूनिट मानी जाती है। तो 70S, 70 को जानते हैं, ये मैथ्स का एक अंक है, और यस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। यस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का, एक 80S प्रकार का। उसके बाद हम अगर बात करें केंद्रक की, किसकी बात करें, केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है, अभी इसमें कुछ टॉपिक आएगा, केंद्रक कम विकसित प्रकार का और विकसित प्रकार का। तो केंद्रक के पूरे 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5 भाग। तो केंद्रक के 5 भाग होते हैं। देखिए इसमें केंद्रक कला होगा, क्या होगा, केंद्रक कला, जो केंद्रक को चारों ओर से ढका हुआ होगा। फिर उसके बाद इसमें केंद्रिका होगी, केंद्रिका। फिर क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे। फिर उसके बाद इसमें केंद्रक छिद्र,
केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र, फिर इसमें केंद्रक कला, केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे, केंद्रक छिद्र, लास्ट आता है केंद्रक द्रव्य, जिसको हम जो लिक्विड पदार्थ होता है केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, या केंद्रक द्रव्य, केंद्रीय पदार्थ। तो जिसमें ये सारी संरचनाएं विकसित होगी उसको हम पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण विकसित प्रकार का। और जिसमें इन पांचों में से कोई एक विकसित रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? कम विकसित प्रकार का। तो चलिए हम आपको समझाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो इसके पहले हमने ये बताया जो शरीर संरचना एवं संगठन के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब यहाँ हम बता रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने पहला नंबर ये लिखा है, यह कोशिका कम विकसित प्रकार की होती है, अर्थात कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं उसमें कुछ अंग पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं, कुछ अनुपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कम विकसित प्रकार का। और ये वाला देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें देखिए ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो सुविकसित प्रकार की होती है, अर्थात इसमें जितनी भी कोशिका के अंदर जो संरचना होता है सभी पाया जाता है। और दूसरा नंबर देखिए इसमें कम विकसित केंद्रक, वही हमने बताया जिसमें ये पांचों संरचनाएं विकसित न हो, कोई एक अनुपस्थित हो, उसको हम कम विकसित केंद्रक कहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा केंद्रक पाया जाता है? कम विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात इसमें सभी संरचनाएं यानी जो केंद्रक होता है उसमें सभी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तीसरा नंबर इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ बताया ना राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। यस का मतलब होता है श्वेटबर्ग यूनिट। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार का। और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का। यस का मतलब श्वेटबर्ग यूनिट है, जो एक वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। चौथे नंबर में देखें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा गोल्जी बॉडी आदि कोशिकांग, मैंने कोशिकांग इसीलिए पहले बता दिया कि आपको समझ में आए कोशिकांग किसे कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा गोल्जी बॉडी आदि कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, और इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, हरित लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सभी पाए जाते हैं। तो हम ये बताएं कि जो कोशिकांग होता है उससे हम क्या कहते हैं? देखिए कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम आदि। जो राइबोसोम होता है उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। और ये प्रोटीन जो राइबोसोम होता है वो दानेदार दिखाई देता है या दानेदार संरचना में पाया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। जो यस का मतलब है श्वेटबर्ग यूनिट, अर्थात एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था श्वेटबर्ग, उन्होंने राइबोसोम के यूनिट की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर ये यस रखा गया। फिर उसके बाद हम बताएं केंद्रक, जो कोशिका के अंदर ये केंद्रक भी एक प्रकार का कोशिकांग है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसकी 5 संरचनाएं होती हैं, केंद्रक कला होता है, केंद्रिका होती है, क्रोमैटिन धागे होते हैं और केंद्रक छिद्र होता है, केंद्रक द्रव होता है। जिस केंद्रक में ये पांचों संरचनाओं में से कोई एक भी या दो अनुपस्थित हो तो वो कम विकसित केंद्रक होता है, और जिसमें ये सभी संरचनाएं उपस्थित हो उसे हम पूर्ण विकसित केंद्रक कहते हैं। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ तक बता दिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर तक हो गया था। तो देखिए अब यहाँ पर फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है शरीर संरचना एवं संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार। शरीर संरचना का मतलब होता है कि शरीर हमारा कैसे बना है, किस तरीके से कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, उसके आधार पर जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया जंतु कोशिका जो जंतुओं में पाई जाती है, ऐसी कोशिकाएं जो जंतुओं में मिलती है और उनका आकार आयताकार होता है। इतना समझ लीजिए हो जाएगा। ऐसी कोशिकाएं जो जंतुओं में मिलती हैं और उनका आकार आयताकार होता है तथा उनमें कुछ कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जंतु कोशिका कहते हैं।
और ऐसी कोशिका जो पौधों में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका कहते हैं। और इसका आकार कैसा होता है, खटकोड़ी होता है। तो यहाँ पर हमने ये बताया शरीर संरचना एवं संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एनिमल सेल, और पादप कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है प्लांट सेल। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर लिखा है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, क्या अंतर है इन दोनों कोशिकाओं में, क्या अंतर है हमारे और पौधों में, हमारे शरीर का निर्माण किस तरीके से हुआ या हमारे शरीर में जो कोशिका पाई जा रही है उसमें क्या अंतर है, और पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें क्या अंतर है। तो आइए हम समझते हैं इसमें अंतर क्या है। मेन यहाँ पॉइंट लिखा गया, देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलती। जो हमारे शरीर की कोशिका, हम भी तो जंतुओं में आते हैं पर मानते नहीं कि हम जंतु हैं, लेकिन हम भी एनिमल में ही आते हैं। तो हमारे शरीर के चारों तरफ एक मतलब त्वचा का आवरण पाया जाता है, पर वो त्वचा है पतली भित्ति की तरह है, लेकिन वास्तविक भित्ति नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात अगर हम ये कोशिका बनाएं तो जो कोशिका के चारों ओर मोटी भित्ति पाई जाती है वो हम लोगों में नहीं मिलता, वो केवल पौधों में मिलता है। यहाँ से यहाँ तक के लेकर के जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, अर्थात जो जंतुओं में कोशिका मिलती है उनमें जंतु को मतलब कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। जबकि पादप कोशिका में मोटी और सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पर लिखा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, जैसे कागज एक प्रकार का क्या है, सेलुलोज है। जो जैसे अगर हम पौधा देखें तो आम का पौधा ले लें तो उसमें मोटी सी छाल पाई जाती है, दृढ़ मजबूत, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें पहला अंतर, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलती है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर कोशिका भित्ति कहें तो किसे कहें, जो कोशिका के अंदर जो दीवार पाई जाती है मोटी सी, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा नंबर, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका है इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे हरित लवक क्या है, तो हमने बताया था ना, ये हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। अगर इसमें हरित लवक पाया जाता होता तो क्या होता, तब जंतु भी अपना भोजन स्वयं बना लेते, प्रकाश उनको मिलता, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते। तो दुनिया में इस तरीके का जो संघर्ष करने सब चले आते हैं, हम लोग स्कूल आते हैं, आप लोग स्कूल आते थे, तो ऐसा ना होता, कोई किसी से मिलता ही नहीं, क्योंकि भोजन तो अपने आप मिलता रहता ना। इसलिए जब जो जंतु कोशिका है उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है और इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक क्या है, एक प्रकार का कोशिकांग है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। यहाँ तो देखिए इसमें हमने ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो जड़ से क्या प्राप्त करते हैं, जल, और हमारे वातावरण में क्या है, CO2 है। उस CO2 को यानी कि जड़ों से प्राप्त जल एवं वातावरण से प्राप्त CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक या पर्णहरित की सहायता से ग्लूकोज निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ थोड़ी मात्रा में जल जो वाष्पोत्सर्जन की सहायता से रिलीज हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको आप समझेंगे। देखिए पेड़ पौधे जड़ों से प्राप्त जल, वातावरण से प्राप्त CO2 प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और इसके अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बताया इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो वो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वहां पर हम ये बताए हैं कि जल, पेड़ पौधे जल एवं CO2 की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल या पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। वो जो प्रक्रिया होती है पूरी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो
देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और चौथा इसमें कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम भी एक प्रकार का कोशिकांग है जो थैली के समान होता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब इस लाइसोसोम को प्रचुर मात्रा में या भोजन नहीं मिल पाता है या लाइसोसोम के अंदर अनेक विषैले एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके फटने से अन्य कोशिकाएं क्या होती हैं? डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे तो जंतु शरीर संरचना एवं संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ये जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। वो कैसी होती है? दृढ़ एवं मजबूत होती है। दूसरा, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता और इसमें हरित लवक पाया जाता है। तीसरा देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लास्ट वाला, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आज जो हमने बताया कोशिका से संबंधित कोशिका के प्रकार दो तरीके से, शरीर संरचना एवं संगठन के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। शरीर संरचना एवं संगठन के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके आगे अब अगले दिन हम चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।